नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग का अध्ययन शुरू करेंगे। तो व्याकरण विभाग का अध्ययन शुरू करने से पहले इस साल नई पेपर स्टाइल हिंदी प्रश्न पत्र की है, तो पहले उसके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और ये जानकारी प्राप्त करने के बाद हम विभाग सी का अध्ययन शुरू करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वह किस तरह का होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, बोर्ड द्वारा हिंदी प्रश्न पत्र का जो नमूना शिक्षण प्रशिक्षण में जो दिया गया है, उसी प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर मैंने ये हिंदी का प्रश्न पत्र तैयार किया है। तो पहले हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा होता है इसके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हिंदी का प्रश्न पत्र है। कक्षा 12, समय 3 घंटे, मार्क्स 100 मार्क्स का प्रश्न पत्र है। पहले सूचना दी जाती है कि प्रश्न पत्र में 5 विभाग है और कुल प्रश्नों की संख्या 55 है। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। सभी प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिखना अनिवार्य है। वाक्य रचना, भाषा शैली और स्वच्छता पर ध्यान दे। छात्र को ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि वाक्य रचना, भाषा शैली और स्वच्छता, ये 3 बातों का ध्यान छात्र को रखना होगा। सभी प्रश्नों के अंक दाहिनी ओर दिए गए हैं। दाहिनी साइड जो अंक है वे हर एक प्रश्न के मार्क्स है। तो पहला सूचना में जो बताया गया है उसी प्रकार कि भाई हिंदी का प्रश्न पत्र 5 भागों में विभाजित है। विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी, विभाग डी और विभाग ई। तो पहले विभाग जो है वो ए विभाग में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वे गद्य आधारित प्रश्न होते हैं। तो इसमें पहले 3 प्रश्न जो है वो विकल्प के हैं। विकल्प के प्रश्न के बाद जो 2 प्रश्न है वे है रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए। ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके 1-1 मार्क्स है। इसके बाद 1-1 वाक्य के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है। तो 1-1 वाक्य के 4 प्रश्न 4 अंक। 1-1 वाक्य के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो 2-3 वाक्य में लिखिए। ऐसे प्रश्नों की संख्या 4 है लेकिन लिखना है 3, क्योंकि 10वां और 11वां प्रश्न जो है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, और 12वां जो प्रश्न है उसके अथवा में 12वां है। तो ये दोनों में से 1 लिखना है। 2-3 वाक्य के बाद सविस्तार पूर्वक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 13वां अनिवार्य है और 14वां जो प्रश्न है इसके अथवा में 1 प्रश्न रखा गया है। तो दोनों में से जो अच्छी तरह से जिसका उत्तर मालूम हो वही प्रश्न लिखना। तो ये 14वां और उसके ऑप्शन में भी 14वां प्रश्न है, तो दोनों में से किसी 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये था ए विभाग। ए विभाग के अंकों की अगर हम बात करें तो कुल 25 मार्क का ए विभाग है। अब बात करते हैं बी विभाग की। जिस प्रकार के प्रश्न ए विभाग में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न बी विभाग में पूछे जाते हैं। ए विभाग में गद्य आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जबकि विभाग बी में पद्य आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले 3 प्रश्न विकल्प के, 2 प्रश्न कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए। ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ प्रश्न
का प्रश्न होता है कविता का नाम, जैसे कि बादल को गिरते देखा है, तो इस कविता के कवि का नाम बताना है। तो इसीलिए 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कविता और कवि का नाम लिखना होता है। तो ये 2 प्रश्न 2 अंक के। फिर एक एक वाक्य वाले प्रश्न 4 प्रश्न 4 अंक। 2-3 वाक्य के प्रश्न की संख्या 4 है, लिखना है 3। जिस प्रकार ए विभाग में था वैसे ही बी विभाग में भी 24वां और 25वां प्रश्न जो है वो अनिवार्य है और 26वां जो प्रश्न है वो ऑप्शन में है। तो ये दोनों में से जो आपको अच्छी तरह से उत्तर मालूम हो वही प्रश्न लिखना। और इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 7-8 वाक्य में, यानी कि सविस्तार पूर्वक। तो इसमें भी ए विभाग में जिस तरह के होते हैं वैसे ही बी विभाग में प्रश्न पूछे जाते हैं। 27 और 27वां जो प्रश्न है वो अनिवार्य है और 28वां जो प्रश्न है उसके ऑप्शन में एक प्रश्न रखा गया है। दोनों में से जिसका उत्तर मालूम हो वो प्रश्न लिख देना। तो ये था बी विभाग। जिस प्रकार ए विभाग का कुल मार्क्स 25 है, ठीक उसी तरह बी विभाग भी 25 मार्क का ही है। अब हम बात करते हैं सी विभाग की, क्योंकि आज विभाग सी का ही अध्ययन करना है। तो सी विभाग में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो कि समानार्थी के प्रश्न पूछे जाते हैं, विलोम शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं, तत्सम शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई तद्भव का तत्सम रूप या तत्सम का तद्भव रूप, उपसर्ग या प्रत्यय दोनों में से एक के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो उपसर्ग के प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रत्यय के नहीं पूछे जाते, और प्रत्यय के पूछे जाते हैं तो उपसर्ग के नहीं पूछे जाते। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए, ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका 1 अंक। कहावत भी एक पूछी जाती है। मुहावरे 2 पूछे जाते हैं, एक मुहावरे का 2 मार्क्स। तो ऐसे 2 मुहावरे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार मुहावरे के प्रश्न के 4 अंक है। तो मुहावरे के प्रश्न में क्या है, पहले अर्थ देना, अर्थ लिखना और अर्थ लिखने के बाद वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये 2 मुहावरे के प्रश्न, और मुहावरे के प्रश्न के बाद प्रयोजनमूलक हिंदी के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था सी विभाग, जिसके कुल मार्क्स अगर हम गिने तो 20 मार्क्स का ये विभाग सी होता है। तो ए विभाग 25, बी विभाग 25 और सी विभाग 20 अंक का। तो इस प्रकार अब हम डी विभाग के संदर्भ में भी संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। तो डी विभाग जो है, इसमें पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो ससंदर्भ व्याख्या, यानी कि काव्य पंक्ति दी जाती है और वही काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखना होता है। फिर गद्यांश को पढ़कर 1/3 भाग में संक्षेपीकरण, यानी कि संक्षेपीकरण का प्रश्न पूछा जाता है, जिसके 5 अंक है। जो पहले पद्यांशों का स्पष्टीकरण यानी कि ससंदर्भ की व्याख्या वो भी 5 अंक का, संक्षेपीकरण भी 5 अंक का, और संक्षेपीकरण के बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, यानी कि एक गद्यांश दिया जाता है और उसी गद्यांश के आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और वही 5 प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही लिखना है। तो ये भी 5 मार्क का। तो ये था डी विभाग। तो इस प्रकार डी विभाग में कुल मिलाकर 3 मुद्दे हैं कि भाई ससंदर्भ व्याख्या, संक्षेपीकरण और गद्यार्थ ग्रहण, ये 3 मुद्दे डी विभाग में है। अब बात करते हैं अंतिम विभाग यानी कि ई विभाग की। तो ई विभाग में पहला जो प्रश्न है वो कहानी का, यानी कि रूपरेखा दी जाती है और उसी रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखनी है और कहानी लिखकर योग्य शीर्षक लिखना है और शीर्षक के बाद योग्य बोध भी लिखना होता है। तो ये 5 अंक की कहानी, 5 अंक का कहानी का प्रश्न पूछा जाता है। कहानी के बाद निबंध का प्रश्न पूछा जाता है और निबंध 300 शब्द में लिखना होता है और 10 अंक का निबंध पूछा जाता है। 3 विषय दिए जाते हैं और तीनों एक दूसरे के ऑप्शन में होते हैं और तीनों में से किसी एक विषय पर 300 शब्द में निबंध लिखना है, जिसके अंक है 10। और इस प्रकार ई विभाग में कुल 2 प्रश्न है, एक कहानी का और दूसरा निबंध का। कहानी 5 अंक की
और निबंध 10 अंक का। तो इस प्रकार ई विभाग जो है वो 15 अंक का। तो इस प्रकार का हमारा हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। तो इसी प्रश्न पत्र के आधार पर आप तैयारी करना, ताकि इस प्रकार से जब आप तैयारी करेंगे तो बोर्ड की परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब हम सी विभाग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग के संदर्भ में अपना अभ्यास शुरू करेंगे। तो समानार्थी शब्द व्याकरण में कौन कौन से मुद्दे का अध्ययन हमें करना है। तो भाई पहला व्याकरण का मुद्दा है समानार्थी शब्द। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि समानार्थी शब्द के संदर्भ में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद विलोम शब्द, तो विलोम शब्द के भी 2 प्रश्न विभाग सी में पूछे जाते हैं। तद्भव एवं तत्सम, या तो तद्भव के संदर्भ में या तत्सम के संदर्भ में, या तो तद्भव शब्द का तत्सम रूप लिखिए या तत्सम शब्द का तद्भव रूप लिखिए। तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। फिर प्रत्यय और उपसर्ग, या तो प्रत्यय के संदर्भ में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे या उपसर्ग के संदर्भ में। तो इसीलिए हमें दोनों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी होगी। प्रत्यय उपसर्ग के बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो इसके बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। वाक्य शुद्धि, यानी कि प्रश्न के रूप में आपको अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, वही अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य के रूप में लिखना होगा। फिर कहावत के संदर्भ में भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। तो इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। मुहावरा, तो मुहावरे के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि मुहावरा का अर्थ क्या है, मुहावरा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी देखेंगे और कई महत्वपूर्ण दृष्टांतों के संदर्भ में भी अभ्यास हम करेंगे। और प्रयोजनमूलक हिंदी, और प्रयोजनमूलक हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से मुद्दे प्रयोजनमूलक हिंदी में है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम पहला जो मुद्दा है समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तब हम विभाग सी का पहला मुद्दा है समानार्थी शब्द। तो पहले तो समानार्थी शब्द की परिभाषा देखेंगे कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द है क्या। तो पहले समानार्थी शब्द की परिभाषा देखते हैं। समानार्थी शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो आपको ये बात खास ध्यान में रखनी होगी। कभी कभार प्रश्न पत्र में भी समानार्थी शब्द की जगह पर पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करते हैं और पूछ लेते हैं सूचना के तौर पर कि भाई निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये जब सूचना छात्र पढ़ता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमने तो पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में तो अभ्यास नहीं किया, साहब तो कहते थे कि समानार्थी शब्द के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन यहां तो पूछा गया पर्यायवाची शब्द के रूप में, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम कि समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। इसीलिए ये स्पष्टता करता हूं कि समानार्थी शब्द कहो या पर्यायवाची शब्द कहो, दोनों एक ही है। इसलिए यहां समानार्थी शब्द की परिभाषा हमने देखी, भाई समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द के दृष्टांत देखेंगे। मान लो कि प्रश्न के तौर पर यह प्रश्न पूछा गया कि औलोरी शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो औलोरी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? माफिक। अगर दूसरे शब्द में लिखना है तो आप लिख सकते हैं अनुकूल। औलोरी यानी माफिक, या माफिक की जगह पर अगर आप अनुकूल लिखते हैं तो भी इसका सही जवाब बनता है। दूसरा उदाहरण है स्थायी, तो इसका समानार्थी शब्द है कायमी।
रज तो धूल, कसक तो टीस, नवल तो नवीन, सुना तो निर्जन, परम तो अत्यंत या श्रेष्ठ, बेढंगा तो विचित्र, अजीब, सुना तो निर्जन, प्रतिबंध तो निषेध, दालान बरामदा, घूस रिश्वत, क्रंदन रोना, बरकत वृद्धि, आकुल बेचैन, वृत्तांत विवरण, निशा रात, ऋण कर्ज, अमल निर्मल, मजार दरगाह, धवल श्वेत, उज्जवल भी कह सकते हैं। प्राबल्य अदम्यता, तुहिन बर्फ या हिम भी कह सकते हैं। नमक हराम धोखेबाज, अनिल पवन, चकित स्तंभित, तिक्त तीखा, साहूकार महाजन, कलह झगड़ा, निश्चिंतता बेफिक्री, शिखर चोटी या श्रृंग भी कह सकते हैं। हिरासत गिरफ्तारी, पावस वर्षा ऋतु, बादल को गिरते देखा है नाम की कविता में यह शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सनद दस्तावेज, मृदु कोमल, अल्हड़ लापरवाह, सरवर झील, मूतली पदच्युत, सलिल जल या पानी भी कह सकते हैं सलिल को, उद्दंड निडर, अजनबी अनजान या अपरिचित भी कह सकते हैं। परवाना आज्ञापत्र, असमर्थ अशक्त, निची धौंस रात दिन, गुंज घुंघची, नियत इरादा, दाहना जलाना, अपमान अनादर, अधर होठ, अपमान अनादर, शक संदेह, लकुटी लाठी, अन्याय नाइंसाफी अनीति भी कह सकते हैं। अंगीठी सिगड़ी, तसल्ली दिलासा, शिथिल ढीला, नाहक व्यर्थ, सदमा आघात, तकरार झगड़ा, आब चमक, मुनासिब उचित या ठीक, स्वच्छंद मुक्त या स्वतंत्र, नाजुक कोमल, मिन्नत बिनती, अनमना उदास खीन, लाज शर्म, आईना शीशा दर्पण, गरुर अभिमान घमंड भी कह सकते हैं। कालीन गलीचा, वृंद समूह, संभावना मुमकिन, कठोर सख्त, दरख्त पेड़, कानन जंगल, हमसफर सहयात्री, निर्भीक निडर, हुकूमत शासन, सहचर साथी सखा, अफसाना कहानी या किस्सा भी कह सकते हैं। आर्य श्रेष्ठ, दावत निमंत्रण, दुर्देव दुर्भाग्य अभिशाप भी कह सकते हैं। वजीफा पेंशन, औधन्य धृष्टता, जानिसार स्नेहीजन। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे समानार्थी शब्द के दृष्टांत। ज़्यादातर दृष्टांत मैंने अभ्यासक्रम से ही लिए हैं। जो गद्य और पद्य है इसमें से ही ये सारे के सारे दृष्टांत रखे हैं। तो इन सारे दृष्टांतों को या सारे शब्दों को आप अच्छी तरह से तैयार करना, क्योंकि सारे शब्दों को जब आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो मैं मानता हूँ वहाँ तक परीक्षा में
कोई भी प्रश्न क्यों न पूछा जाए, आप सरलता से इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तब हम समानार्थी शब्द के बाद दूसरा व्याकरण विभाग का जो मुद्दा है वह है विलोम शब्द। तो पहले विलोम शब्द की परिभाषा देखेंगे और परिभाषा के बाद कई महत्वपूर्ण दृष्टांतों को भी देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द की परिभाषा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। अब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जिस शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को दूसरे शब्द में अगर कहना है तो विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी शब्द के रूप में भी कहा जाता है। विलोम शब्द को दूसरे शब्द में कहे तो विपरीतार्थक भी कहते हैं और विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। तो कभी कभार प्रश्न के सूचना में विलोम शब्द की जगह पर विपरीतार्थक शब्द का इस्तेमाल करें या विरुद्धार्थी शब्द का इस्तेमाल करें, तो हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि विलोम शब्द की जगह पर विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी हो, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से ही लिखना पड़ता है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांतों को देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दुख तो सुख, जवानी बुढ़ापा, रसिक अरसिक, विधवा सधवा, भारी हल्का, बुढ़िया युवती, ऋणी उऋणी, अपना पराया, मालिक नौकर, सक्रिय निष्क्रिय, शकुन अपशकुन, सजीव निर्जीव, दुर्दशा सुदशा, उत्साह निरुत्साह, मेहमान यजमान, रईस निर्धन, आज्ञाकारी अवज्ञाकारी, शिथिल मंद, नमक हराम नमक हलाल, भद्दी सुंदर, आशीर्वाद अभिशाप शाप, मृत जीवित, आय व्यय, धूप छांव छाया भी कह सकते हैं, पुष्ट अपुष्ट, आर्य अनार्य, आलंबन परालंबन, निर्भीक भयभीत, कृतज्ञता कृतज्ञता, कठोर कोमल, निर्मूल समूल, स्थापित विस्थापित, दुर्लभ सुलभ, कुटिल सरल सीधा, सद्भाव दुर्भाव, भाग्य दुर्भाग्य, उदारता कृपणता, बाधा निर्विघ्नता, क्षमा दंड, बलशाली बलहीन, उद्दंड सुशील, विशेष सामान्य, निरादर आदर, अदृष्ट दृष्ट, संकुचित विस्तृत, राग द्वेष, संकुचित विस्तृत, प्रशंसा निंदा, उदास प्रफुल्लित, ऊपर नीचे, आकर्षण विकर्षण, साथ अलग, नजाकत शक्ति, संयत असंयत, मित्र शत्रु, बावली समझदार, स्थायी अस्थायी, मधुर कटु, निकट दूर, आश्वस्त अनाश्वत, श्यामल उज्जवल, शर्मिंदा बेशर्म, महान लघु, अपमान सम्मान, अमल समल, असमर्थ समर्थ, शीतल उष्ण, उचित अनुचित, मंद तीव्र, दायां बायां, सुप्रभाव कुप्रभाव, इच्छा अनिच्छा, सम विषम, कामयाब नाकामयाब, समझदारी नासमझी, खिलाफ तरफदारी, मैला साफ सुथरा, उम्मीद नाउम्मीद, नाजुक सख्त,
परवाह लापरवाह, आदमी हैवान, बहादुर कमजोर, टूटना जुड़ना, दुश्मन दोस्त, बहुत कम, नफरत प्यार, सन्नाटा शोर। तो विद्यार्थी मित्रों, ये विलोम शब्द के महत्वपूर्ण दृष्टांत थे। इन सारे दृष्टांतों को आप अच्छी तरह से लिखना अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में और अच्छी तरह से तैयारी करना। अब हम तीसरे मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द के बाद जो महत्व का मुद्दा तीसरा है वो है तद्भव और तत्सम। तो पहले हम तद्भव शब्द की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद तत्सम शब्द की परिभाषा देखेंगे। या तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित तद्भव शब्द का तत्सम रूप लिखिए, या तो तत्सम शब्द का तद्भव रूप लिखिए। तो पहले हम तद्भव शब्द की परिभाषा देखेंगे। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब यहां देखिए, तद्भव शब्द जो है वो मूल संस्कृत के शब्द है, लेकिन जब वो हिंदी में आते हैं तो उसमें कुछ बदलाव हो जाता है और अपना जो रूप है वो बदलकर हिंदी में आते हैं। इसीलिए ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है, जो मूल रूप संस्कृत का होता है, लेकिन उनका जो रूप है वो बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होता है। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि काम। काम शब्द को अगर आप संस्कृत में जब आप मूल रूप देखेंगे तो आप कर्म शब्द देखेंगे कि भाई जैसे कि कर्म है तो मूल संस्कृत का शब्द है, लेकिन कर्म शब्द जब हिंदी में प्रयुक्त हुआ तो उन्होंने अपना रूप बदल दिया और कर्म की जगह पर काम शब्द के रूप में प्रयुक्त होने लगा। इसीलिए काम को हम तद्भव शब्द कहेंगे और कर्म जो शब्द है उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। तो तद्भव शब्द की परिभाषा हमने देखी कि भाई संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर काम वो तद्भव शब्द है और कर्म जो है वो तत्सम शब्द है। अब हम तत्सम शब्द की भी परिभाषा देखेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि कर्म। कर्म शब्द जो है तत्सम शब्द है। अगर आप संस्कृत में भी कर्म शब्द का इस्तेमाल होता है और वही कर्म शब्द का इस्तेमाल हिंदी में भी वैसे ही होता है, इसीलिए ऐसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो तद्भव और तत्सम शब्द में क्या अंतर है? तो तद्भव शब्द भी मूल संस्कृत का ही है, लेकिन हिंदी में जब आते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, इसीलिए वो तद्भव कहे जाते हैं। और तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत में जिस तरह से इस्तेमाल होता है वैसे ही रूप में हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सी विभाग में जब प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द का तद्भव रूप लिखिए या तो तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण दृष्टांत दिए हैं तो एक तरफ तद्भव शब्द है और दूसरी तरफ तत्सम शब्द है। जैसे कि काम वो तद्भव है और कर्म जो है वो तत्सम शब्द है। कि भाई अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई निम्नलिखित प्रश्न
का तद्भव रूप लिखिए। तो प्रश्न पूछा जाता है काम के रूप में, और काम का तत्सम रूप लिखना है तो उत्तर क्या होगा? कर्म। उसी प्रकार कपूत वो तद्भव है और कुपुत्र जो है वो तत्सम है। तब हम वही उदाहरणों को देखते हैं कि भाई काम जो तद्भव शब्द है वही शब्द का तत्सम रूप लिखना है तो क्या होगा? कर्म। कपूत वो तद्भव है, अगर तद्भव का तत्सम रूप लिखना है तो क्या लिखेंगे? कुपुत्र। तो धीरज तो धैर्य, निंद निंद्रा, दर्शन दर्शन, कालिक कालिमा, कान्ह कन्हैया, जीभ जिह्वा, बच्चा बालक, आसरा आश्रय, कभी कदाचित, आंसू अश्रु, गांव ग्राम, ठंडी शीतल, सुना शून्य, जतन यत्न, व्याकुल व्यग्र, न्योता निमंत्रण, पुराना प्राचीन, धर्म धर्म, जिंदा जीवित, कर्म कर्म, वर्ष वर्ष। तो ये थे तद्भव और तत्सम शब्दों के उदाहरण, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छी तरह से समझ लेना। अब तद्भव तत्सम के बाद का जो मुद्दा है उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे, बाद में प्रत्यय के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही स्पष्टता कर दी है कि या तो उपसर्ग के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है या प्रत्यय के संदर्भ में। तो पहले हम उपसर्ग की व्याख्या देखेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यानी कि शब्द के आगे लगते हैं। सीधी और सादी भाषा में कहे तो उपसर्ग वह है जो शब्द के आगे लगते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहां उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि दुर्दशा। तो ये जो दुर्दशा शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो कि दुस। प्रतीक्षा, तो उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो कि प्रति। या तो उपसर्ग के रूप में प्रश्न पूछा जाए या प्रत्यय के रूप में पूछा जाए तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि भाई उपसर्ग जो है वह शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में लगते हैं। तो ये दोनों की परिभाषा सेम है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा अंतर है कि भाई उपसर्ग है वो शब्द के आगे और प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ हम उपसर्ग के महत्वपूर्ण दृष्टांत यहाँ रखे हैं मैंने, तो उसे देख लेते हैं। दुर्दशा शब्द में दुस उपसर्ग है, प्रतीक्षा में प्रति, निरादर में निस, परित्यक्ता में परि, अलौकिक में अ, प्रवीर में प्र, सद्भाव में सत, दुर्देव में दुस, सजीव में स उपसर्ग है, सपरिवार में भी स उपसर्ग है, वियोग में वि उपसर्ग, निर्णय में निस उपसर्ग, बेफिक्री में बे, बेबस में भी बे, प्रार्थना में प्र, आकुल में आ, अन्याय में अ, सुप्रभात में सु, अतिरिक्त में अति, अपवाद में अप, अत्याचार में अति, अभिनव में अभि, अधिकार अधि, पराजय परा, अनुचर अनु और कपूत में क। तो ये उपसर्ग के दृष्टांत थे। बस इसी प्रकार के ही प्रश्न होंगे, तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझना और जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो उसे अच्छी तरह से लिखना। अब उपसर्ग के बाद हम बात करेंगे प्रत्यय की। उपसर्ग की जो परिभाषा है इस और प्रत्यय की परिभाषा दोनों सेम है, लेकिन दोनों में एक अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आगे
और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। बस यही बात आप ध्यान में रखना। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय वो शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग है वो आगे लगते हैं, प्रत्यय है वो अंत में लगते हैं, लेकिन दोनों का काम है अर्थ बदलना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय के दृष्टांत देखेंगे। जैसे कि बनावट शब्द है, वही शब्द में से प्रत्यय अलग कीजिए तो कौन सा प्रत्यय होगा? आवट, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। पाठक शब्द है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? अक। कमाई, आई। चालाक, आक। अनुभवी, ई। कमाऊ, उ। आवश्यकता, ता। झगड़ालू, आलू। एकांकीपन, पन। चढ़ाव, आव। स्वाभाविक तो उसमें एक प्रत्यय है। पढ़ने वाला तो इसमें वाला। शिक्षित तो इसमें इत। मुस्कुराहट तो उसमें आहट। भावुकता तो इसमें ता। सुनार, आर। जर्जरित में इत। कलाकार में कार। दाम्पत्य में य। बुलावा में आ। प्रसन्नता में ता। अनाड़ी में आड़ी। बचपन में पन। बुढ़ापा में पा। धोबिन में इन। ससुराल में आल। डिबिया में या। मनोती में औती। लकड़हारा में हारा। बाजीगर में गर। काली माँ में इमा और लुटेरा में एरा। तो ये थे प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांत जिसे हमने देखा। अब आप इसे भी अच्छी तरह से तैयार करना, क्योंकि परीक्षा में या तो उपसर्ग के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है या तो प्रत्यय के संदर्भ में। तब हम सी विभाग को हम आज यहाँ तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में सी विभाग के जो बाकी के जो मुद्दे हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्तु।